अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। एक नया दिन है, एक नई सुबह है और नए अज़्म के साथ, नई एनर्जी के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और हमेशा की तरह जनाब कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और हमारा शो भी देख रहे होंगे। ये 2 घंटे हमारा और आपका साथ रहेगा और कोशिश हम यही करेंगे कि जनाब उन तमाम तर पहलुओं पर नज़र डाली जाए, रोशनी डाली जाए जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, जो इश्यूज़ हमारे इर्द गिर्द रूनुमा होते हैं, उनको हाईलाइट किया जाए और अपनी आवाज़ जो है वो हुक्काम बाला तक पहुँचाई जाए। लेकिन थोड़ी सी उस हवाले से भी बात करना चाहूँगी क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि आपकी तरह हर काम में माहिर ना हो, आप लोगों को भी लगता है और आपसे कम ज़हीन हो, या फिर यूँ कह लें कि अगर आप कामयाब हैं तो आप ये समझें कि वो आपकी तरह कामयाब क्यों नहीं है। तो जनाब ऐसे लोगों को अकेला हरगिज़ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें किसी चीज़ को समझने में वक्त लगता हो, लेकिन आपकी जो तनकीद है ना उन्हें अपनी सलाहियतों के मुकम्मल इजहार से बाज रख देती है। और ऐसे लोगों को गाइड करना और इनकी मदद करना आपको इनकी नज़र में मज़ीद बढ़ा सकता है। और हम में से बहुत से ऐसे लोगों को भी लगता है कि जनाब हम हर चीज़ कर सकते हैं, और ये होना भी चाहिए। आपके अंदर इतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बदलते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में ज़रा वक्त नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब हम जैसा और कोई नहीं कर सकता। तो जब ये चीज़ आ जाती है ना, बेशक आपको अपनी चीज़ों पर, अपनी सलाहियतों पर उबूर हासिल होना चाहिए, लेकिन जब आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है ना कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, हमसे आगे कोई नहीं है, शायद हम ही हैं इस दुनिया में या हम जैसा कोई और नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब ये चीज़ आपकी ज़ात के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर आ जाती है, पनपना शुरू हो जाती है, तो यकीन जाने आप उस वक्त से अंदाज़ा लगाएं कि वो आपका डाउनफॉल का वक्त शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे केसेस मैंने विटनेस भी किए हैं कि जब आप उस मगरूरी हालात में होते हैं, मगरूर हालत में होते हैं जहाँ पे आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे होते हैं, तो उसके बाद आपका डाउनफॉल ज़रूर आता है। और क्योंकि उस वक्त फिर आप ना अल्लाह की सुनते हैं और ना ही फिर आप अल्लाह की जो मखलूक है ना ही आप उसके बारे में सोचते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से तो थोड़ा सा परहेज़ भी करना चाहिए, इज्तनाब भी करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी समझाना चाहिए कि आप थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहें। और दूसरी तरफ जिस तरह मैंने भी बात की है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको जल्दी चीज़ों को समझने में, उनको लर्न करने में, उनको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। स्लो लर्नर्स भी होते हैं, फास्ट लर्नर्स भी होते हैं, और हर क्लास में ऐसा होता है। टीचर भी ना उन बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता करके समझते हैं, जिनको जल्दी जल्दी में चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो टीचर भी उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द, अगर हमारे घरों में ऐसे कुछ लोग हैं, हमारे बहन भाइयों में से हो सकते हैं, हमारे दोस्त अहबाब में ऐसे लोग हो सकते हैं, हमारे कलीग में ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद हमसे इतने फास्ट ना हो, वो उनको चीज़ें जल्दी समझ ना आती हों, लेकिन वो भी ज़हीन हो, वो हमसे भी ज़्यादा ज़हीन हो, तो उन्हें गाइड करना और उन्हें सही सिमत बताना मेरे ख्याल से ये फिर हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हमने उनकी मदद करनी है। और वैसे भी अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह पाक आपको भी जो है ना उसका सिला देता है, आपकी मदद करता है। तो ये नहीं है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए अच्छा होगा। वो अल्लाह से सिला आपने लेना है, आपने बंदे से सिला हम कभी भी नहीं लेना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है। मैं तो कहती हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये सिर्फ आप अपने अल्लाह से जोड़ लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी की तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं ना, वो हल होना शुरू हो जाएंगे। हमारा मसला क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी की तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस लोगों से जोड़ना शुरू कर देते हैं कि अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया है तो बदले में वो भी हमारे लिए अच्छा करे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब वो अच्छा नहीं करता है या उसके बस में वो चीज़ नहीं होती है तो हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं या बुरा भला अपने दिल में जानना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से इज्तनाब करें, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आपको मुतासर करेगी, उस शख्स को कुछ नहीं होगा। ये आपकी ज़ात को मुतासर करेगी, आपकी शख्सियत को मुतासर करेगी, क्योंकि आपके अंदर कीना,
हसद, जेलसी, ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाएंगी जो आपकी ज़ात के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो आपको अंदर से खोखला कर देती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, हमें अल्लाह से लो लगानी चाहिए, अल्लाह से एक्सपेक्ट करना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं तो हमें उसका अजर भी अल्लाह देगा। अगर हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अव्वल तो हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो उसका भी जो गुनाह है, उसकी भी जो सज़ा है, हमें अल्लाह की तरफ से ही मिलनी है। तो इसलिए अपने तौर अतवार को, अपनी जो चीज़ें हैं उनको जनाब हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा करे, ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी यकीन जाने बहुत खूबसूरत हो जाएगी। फिर आपके दिल में कोई भी शिकवा नहीं रहेगा, आपके दिल में कोई हसरत नहीं रहेगी कि यार हमें ये क्यों नहीं मिला और हमें वो क्यों मिल गया है, हम तो इससे भी ज़्यादा के जो हकदार थे, हमें तो इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए था, हम तो डिज़र्विंग थे। ऐसा नहीं होता। वक्त सबका आता है और मुकर्ररा वक्त से पहले आपको कोई चीज़ नहीं मिलती और उस वक्त के बाद आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। जो मुकर्रर वक्त कर दिया गया है ना अल्लाह की तरफ से, आपको वो चीज़ तभी मिलनी है। इस चीज़ को ना अपने पल्ले बांध ले, कहते हैं ना कि अपने दुपट्टे के कोने पे बांध लें इसको, और कि आपको कोई भी चीज़ जो आपकी है वो आपसे ले नहीं सकता और किसी की चीज़ आप छीन नहीं सकते। ये चीज़, ये असूल अपनी ज़िंदगी में आप अपना लेंगे ना तो यकीन जाने बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी। हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, इवन दो के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये आज का पैगाम था जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, तो उनको जब हम नोटिस करते हैं और वही चीज़ें फिर मेरा होता है कि जनाब मैं आप तक भी पहुँचाऊँ और मेरा ये ओपिनियन होता है। तो आपका क्या ओपिनियन, आप उस हवाले से भी हमें आगाह कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, वहाँ पर जाके हमें अपडेट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज कौन सी किताब से हमारा और आपका तारुफ करवाया जा रहा है, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। चूँकि अशफाक अहमद की बरसी पिछले दिनों गुजरी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अशफाक साहब को याद किया जाए, और किताबों पे तबसरा, ये जो हमारा सेगमेंट है, इसमें उनको याद करने का सबसे अच्छा जो बहाना है वो ये है कि उनकी किसी किताब को डिस्कस कर लिया जाए। तो उनकी किताब बड़ी शानदार थी, उसमें एक बड़ा आलीशान जो था अफसाना, उसका नाम था गडरिया। ये 1953 में उजले फूल किताब का नाम था, गडरिया उसका अफसाने का नाम था। लिहाजा आज का ये वाला सेगमेंट हम गडरिया के नाम ही करेंगे। गडरिया 1953 में लिखा गया और 1957 में पब्लिश हुआ। और अशफाक साहब ने जब ये लिखा तो आप अंदाज़ा करें कि 1953 कहाँ और आज 2023 कहाँ, ये तकरीबन 70 साल बनते हैं और 70 साल से ये हवाला बना हुआ है अशफाक अहमद का। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये कितना आला पाए का अफसाना है। यहीं से अशफाक साहब के आलीशान, शानदार, ताबनाक बल्कि कहना चाहिए, मुस्तकबिल के बीज जो थे वो इस अफसाने में थे। और अफसाना पढ़ने वाले लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ये जो दास्तान गो है, ये जो बाबा जी हैं, आइंदा आने वाले वक्त में बहुत सारी जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगे। गडरिया की कहानी क्या है, एक नौजवान है, लड़का है बल्कि, और उसका बड़ा भाई है आफ्ताब, जो अपने इलाके के एक बुज़ुर्ग जिनकी एक बोदी है, यानी कि वो हिंदू हैं, उनका वाकिफ़कार है। वो उनसे हाय हेलो करता है और ये जो बच्चा है छोटा, इसको भी अंदर से ख्वाहिश होती है कि वो भी उन बाबा जी को हाय हेलो करे। तो अपने बड़े भाई को कहता है कि मेरी ये कौन है, तो बड़े भाई नखरे से, नखवत से, गुरूर से कहता है कि तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता ये कौन है। बहरहाल उन बुज़ुर्गों का एक बेटा है जो कि इस करैक्टर में, जो गडरिये का मेन करैक्टर है, जो लड़का जिसको बाबा जी बिल आखिर गोलू कहते हैं, जो हिंदू उस्ताद हैं वो गोलू कहते हैं, गोल मटोल होने की वजह से, मोटा होने की वजह से। तो वो उनके घर जाता है और जाके देखता है कि इसका जो बेटा है बुज़ुर्ग का, वो इसका क्लास फेलो है। तो घर जाके देखता है, मुलाकात होती है और कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये वो तो बहुत नालायक लड़का है। घर वालों ने क्या किया कि इसको उठा के उस हिंदू उस्ताद के घर भेज दिया और अब वो वहीं पे रहता है और वो हिंदू उस्ताद उसको पढ़ाता है और फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, रियाजी, हर तरह के उलूम उसको बताता है बड़ी मोहब्बत के साथ। और कभी कभार अपने किसी मुर्शद का जब नाम आता है तो झूम उठता है वो बुज़ुर्ग। तो ये बड़ी हैरत में रहता है ये लड़का।
बहरहाल एक नुक्ता ऐसा आया कि जहाँ पे ये उलझ गया, उस्ताद से पूछा, उस्ताद ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, तुम दिल्ली जाओ फलां बंदे से मिलो, मैं रुका तुम्हें दूंगा। खैर ये रुका लिए बगैर ही वहाँ से फ़रार हो जाता है और दिल्ली आ जाता है। यहाँ पे आके उस शख्स से, उस नाबीना उस्ताद है उनसे मिलता है, सीस्तानी उनसे मिलता है आके और बताता है। तो इतने में पता चलता है कि पीछे से रुका भी आ गया, क्योंकि उसको आते हुए कुछ देर लग गई थी। तो सिस्तानी साहब इसका मसला हल करते हैं। जब वापस जाता है तो जाके उस्ताद को बताता है। उस्ताद कहता है खैर तुम जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी जाओ, लेकिन 1 महीने की जुदाई, 1 साल की जुदाई बहुत लंबी जुदाई थी। तो बहरहाल तुम ऐसा है कि अब इम्तिहान दो, मैट्रिक के करीब आ गया है इम्तिहान। वो देता है और बड़ा अच्छा पास होता है, फर्स्ट डिवीज़न में 1 नंबर से रह जाता है। तो इसी इस्ना में क़याम पाकिस्तान का आगाज़, यानी उन दिनों का आगाज़ हो जाता है तकसीम का। फसादात होते हैं और उन फसादात में यहाँ के हिंदुओं को वहाँ भेजना है और वहाँ के मुसलमानों को यहाँ आना है। तो ज़ाहिर है ये जो हिंदू उस्ताद है ये भी उस इलाके के लोगों के गुस्से का शिकार होता है। ये बच्चा देख रहा है और परेशान हो रहा है कि लोग इन पर जुल्म कर रहे हैं। उस महल्ले में एक बदमाश रानू गवाला गडरिया था। तो वो कहता है कि ये बोधी काटो और कलमा पढ़ो, उस्ताद को, बुज़ुर्ग को, जिसके इतने एहसानात हैं मुसलमान बच्चे पे। तो वो हैरान परेशान हरासा उस्ताद वैसे ही खड़ा रहता है। तो ये दरांती जिससे वो घास काटता है उससे पकड़ के बोधी उसकी काट देता है। ये बच्चा बोलता है, थोड़ा सा एहतजाज करता है, लेकिन इसको लोग चुप करवा देते हैं। और इस तरह वो जिसने बोधी काटी होती है, रानू, जो बदमाश है और जो मुसलमान है उस इलाके का, वो हिंदू उस्ताद की बोधी काट के तो उसके कहता है कि अब तुम मेरी बकरियों के गडरिए बनोगे, चलो आगे लगो। तो यहाँ पे अफसाना ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह अशफाक साहब ने उस वक़्त ये तकसीम का वाक़या नया नया था, बहुत लिखा गया इस पर। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा है इस पर, मंटू साहब ने इस पर लिखा है, किसने नहीं लिखा। इस जो बहरान पैदा हुआ है, एक इंसानी ट्रेजेडी इसके नतीजे में पैदा हुई, वो भी ज़ाहिर है हकीकी वाक़या है। मेरा हमेशा से ये सवाल होता है कि अगर तकसीम और फसादात के इन पहलुओं पर अदब लिखा गया है तो आज़ादी क्यों ज़रूरी थी, इस पर भी अदब उतना ही मायारी हो और उतने ही मवाद, उतना ही उसका जो मैस है वो क्यों नहीं है। ये अफसाना बहुत शानदार है, इसकी ज़ुबान बहुत अच्छी है, करैक्टर अपनी ज़ुबान बोलते हैं और ये अपनी ज़ुबान लिखते चले जाते हैं अशफाक साहब। तो आप अगर अदब के तालिब इल्म हैं या आम एक पाकिस्तानी मुसलमान है या बाबा जी से प्यार करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि ये अफसाना आप ज़रूर पढ़ें। आज हमने उन्हीं को डेडिकेट किया ये सेगमेंट। और जनाब आज क्या ही खूबसूरत किताब के साथ हमारा तारुफ करवाया गया है, और वो भी बाबा जी की किताब। अशफाक अहमद साहब को कौन नहीं जानता, उनकी जो सबसे मशहूर कह लें कि अफसाना था गडरिया जिसको कहा जाता है, और जो उन्होंने उस वक्त 1953 में लिखा था और आज 2023 हो चुके हैं। और आज भी जब आप वो किताब पढ़ते हैं तो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तकरीबन 70 साल हो चुके हैं उस किताब को लिखे हुए, लेकिन आज भी उसकी लिखाई, उसका जो प्लॉट है, स्टोरी प्लॉट जो लिखा हुआ है, क्या ही खूबसूरत तरीके से वो लिखा गया है। तो जनाब आज प्रोफेसर अहमद हमाद साहब ने इस किताब से हमारा और आपका तारुफ कराया है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं योगा के हवाले से। तो सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, योगा जो सिखाएंगी हमें, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की योगा की क्लास सुलाफ़े से लेते हैं। जी सुलाफ़े बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नी फ्रेंडली वर्कआउट। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे ये कहते हैं कि बहुत सी एक्सरसाइजेस करने के बाद होता क्या, हमारे घुटनों में दर्द हो गया है, अब हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। होता ये कि जिनको जॉइंट पेन भी होता है या आर्थराइटिस या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो, तो हाँ ये सच है कि घुटनों में दर्द हो सकता है, लेकिन हमने अब एक्सरसाइज करनी है। किस तरह करेंगे? नी फ्रेंडली वर्कआउट करेंगे। और मैंने बहुत अरसा पहले आप लोगों से वादा भी किया था और उसकी वजह से फिर मुझे मैसेजेस भी आए कि नी फ्रेंडली वर्कआउट अभी तक नहीं आया रिस्ट फ्रेंडली वर्कआउट के बाद। सो आई वाज लाइक कि नहीं, अब है, अब टाइम है, इट्स हाई टाइम, अब बता दूँ। तो अब क्या होगा, नी फ्रेंडली वर्कआउट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुमो स्क्वाट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हम लो पेस पर रहकर उस पर जाएंगे। आप जितना भी स्टांस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपने हल्का सा यहाँ नीचे गए और पल्स करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 पल्सेस के बाद अप। इस तरह से आपने 5 पल्सेस। फिर अब आप देखें कि मैं 90 डिग्री यहाँ तक नीचे नहीं गई, बिकॉज मैं बात कर रही हूँ नी फ्रेंडली वर्कआउट की, कि जो लोग फिर भी स्क्वाट करना चाहते हैं 30 सेकंड्स तक आप इसको दोहरा सकते हैं, या रेप्स में भी आप इसको कर सकते हैं 14 से 15 रेप या 16 रेप्स तक आप इसको
लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपका होगा हमारा साइड लंज, लेकिन मैं उसको साइड टू साइड एक साथ करूँगी। उसमें क्या करेंगे, आपने यहाँ मूव किया एंड यहाँ इस पाँव को फिर आप लॉक कर लेंगे। जब आपने इस साइड पर जाना है तो आपकी ग्रिप अच्छे से बनेगी, यहाँ इस तरह एंड अगेन लॉक। और ये अगर आपने स्पीड में करना है तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। मैं कहूँगी शुरू में आप इसको स्लो करेंगे और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, बहुत आराम से ब्रीथ करते रहें और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ हाथ रखे जिसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, आपने इस तरीके से अपनी बैक को स्ट्रेट रखा एंड क्रंच अगेन, ये और क्रंच, या आप सिर्फ क्रंचेस कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें की पॉइंट क्या होता है, आपने अपने टॉर्सो को भी ट्विस्ट करना है। अक्सर हम सिर्फ इस तरह कर रहे होते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। टॉर्सो को ट्विस्ट करें, बिकॉज जितनी भी रोटेशन वाली मूवमेंट्स होती हैं वो आपके ऑब्लिक्स पर काम करती हैं, बिकॉज मसल की शेप ही ऐसी होती है। इसके अलावा अब आपने क्या करना है, इसी को ज्वाइन करेंगे दूसरी एक्सरसाइज के साथ। अगैन डू दिस एंड टो टचेस, अगैन टो टचेस। अब अगर आप बिगिनर हैं, यहाँ तक हाथ भी जा रहा है तो दैट्स फाइन। आपने कोशिश करनी है कि जितना भी आप जा सकते हैं उतना आपने कोशिश की। 14 से 15 की रेप्स या 40 सेकंड तक आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। इसके अलावा एक जगह पर खड़े होकर किसी दीवार का सहारा ले लें या बैलेंस कर लें, या आप साइड जो हम जैसे लेग रेजेस कहते हैं आप वो कर सकते हो। इस तरीके से आपने ये चीज़ की, परफॉर्म किया इसको यहाँ पर, और इसी तरह दूसरी लेग पर स्विच कर गए अगैन बहुत आराम से। अगर आप मॉडरेट या एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको पता होगा कि हम कहते हैं अक्सर आप पाँव पर नीचे ना लगाएं और मुसलसल एक्सरसाइज को करते चले जाएंगे तो वो उससे ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। सो साथ ही साथ अब आखिरी एक्सरसाइज, सारे कह रहे हो कि नी फ्रेंडली है फिर भी एक्सरसाइज करा रही है, नहीं 40 सेकंड्स अगर आपने ऑन रखना है, 20 सेकंड्स आपने रेस्ट लेना है, तो 2 से 3 दफ़ा इसको दोहराना है, तो इतना तो एक्सरसाइज का टाइम हो जाएगा जो कि आपके लिए इफेक्टिव भी होना चाहिए। सो आप करेंगे हाई नीज़। अब जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी, लास्ट एक्सरसाइज सुन के मुझे पता है बहुत खुशी होती है सबको, आपने हाई नीज़ की। इसके अंदर आपने अपने एब्डोमेन रीजन को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करके रखना है, जितना आप नॉर्मली आराम से कर सकते हैं। सांस नहीं रोकना, आप ब्रीथ कर रहे होंगे लेकिन इसको एंगेज करके रखना है। इसी तरह आपने इसको परफॉर्म किया, 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, 30 सेकंड तक आप इसको कर सकते हैं, या 14 से 15 की रेप्स, यानी कि ये और दूसरी लेग पर करके आपकी एक रेप पूरी होगी। ऑलराइट, सो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक्टिव रेस्ट आप करेंगे, ये नहीं कि जब आपका रेस्ट डे हो आप सिर्फ बैठे हुए हैं, स्टेप्स लेंगे, एक्टिव फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, पानी पिएंगे और अपनी नींद का बहुत ख्याल रखेंगे ताकि आपकी बॉडी जो है उसमें ग्रोथ हार्मोन तो होता ही है जो उसने रिलीज़ होता है, मेलाटोनिन रिलीज़ हो, और साथ ही साथ आपको रिकवरी का टाइम मिले तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। अक्सर हम लोग इसी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते क्योंकि हम बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं देते, या हम सो नहीं रहे होते और जाग रहे हैं और फिर जिम आ जाते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बॉडी फिर भी थकी हुई है और फिर भी उसके बावजूद मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। साथ ही आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे। 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है। सो आई होप कि आपको ये वर्कआउट भी पसंद आया होगा, नी फ्रेंडली वर्कआउट। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे, सो इस वजह से इसको सेगमेंट को कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अगर इस चीज़ के ज़रिए जागो लाहौर और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो हमें बहुत खुशी होगी। इस हवाले से हमें आपके फीडबैक का इंतजार भी रहेगा। मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस। और जनाब सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने बताया है कि जिनके घुटनों में दर्द होता है, जो खड़े होकर इजीली नहीं कर सकते हैं एक्सरसाइज, तो वो उनको कौन कौन से टिप्स उन्होंने दी हैं और वो किस तरह एक्सरसाइज कर सकती हैं वो उन्होंने हमें बताया है। तो अब आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ मौसीकी के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिर्ज़ा एतजाज़ बेग से, जो कि सिंगर हैं, और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है हमज़ा हैं, जो कि गिटारिस्ट हैं। तो उनसे बात करेंगे, कुछ मौसीकी का तड़का भी लगाया जाएगा। तो एतजाज़ आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमज़ा आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा एतजाज़, सबसे पहले आप ही से बात करूँगी, कैसे स्टार्ट किया आपने सिंगिंग के करियर में, कैसे आए? अच्छा, मैं बचपन से ही गा रहा हूँ और शौक़ था। एक तो ये होता है कि इंसान
अपने लिए कुछ करना चाह रहा होता है और साथ में अपनी फैमिलीज़ के लिए भी। और मेरा ये था कि मैं चाहता था कि मुझे सिंगिंग तो हमारे घर से ही मुझे मतलब कि वो मिली। मेरे फादर बहुत अच्छा गाते अच्छा, हैं। वो भी गाते हैं? जी। ओके। तो इसी के साथ सिंगिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मैं बचपन से ही गाता आ रहा हूँ और अभी तक गा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये आपको कह लें कि विरासत में ही मिला है। फादर भी गाते हैं तो आप भी गा रहे अच्छा, हैं। बेसिकली हम कोई खानदान से तो नहीं है। नहीं, फादर अगर गाते हैं तो फिर तो विरासत में मिला है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। चले, दैट्स गुड। तो क्या कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं इसको बाकायदा तौर पर कि नहीं अभी तक? जी, मैं पहले सीख रहा था इसको। अच्छा। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। तो फिर जॉब करने के साथ साथ मैं मतलब पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम ही देता हूँ। बाइक पे आते हुए गाता रहता हूँ, मतलब कि हर टाइम, मतलब पैशन है ये। मतलब कह लें कि आप इससे मैं कहते हैं ना, एक जान बसती है इसके अंदर, तो जान बसती है म्यूजिक के अंदर। जी। तो मतलब आगे इसको एज अ करियर इसी को परस्यू करने का इरादा है या? इंशाल्लाह इरादा तो यही है। आगे जिस तरह से अल्लाह ताला का जो मर्जी है वो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे मेरे लिए। जी। तो मतलब स्टडी कंप्लीट हो गई है और वो किस में की है? अच्छा, ये होता है ना, वैसे- कुछ इंटरेस्ट अलग होता है लेकिन डिग्री हम किसी और चीज में लेके बैठे होते हैं। जी, ऐसे ही है। तो वैसे मैं कंप्यूटर ग्राफिकल आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। तो मैंने BFA किया है, ठीक है। तो मगर जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था उस फील्ड में मुझे इतनी पजीराई नहीं मिली। मगर मैं कर रहा था, कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जिस फील्ड में नहीं जाना चाहता तो उस फील्ड में मुझे काफ़ी मतलब वो एक हाइप मिली उस फील्ड में मुझे। तो मतलब कहने का ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ कल सवाल कर रहे थे मुझसे कि ना आप मतलब आपको इतनी स्ट्रगल करते हुए सिंगिंग में इतना टाइम हो गया, आप अभी तक क्यों नहीं आगे गए? तो उनसे मेरी ये बात थी कि मैं आगे तब जाऊंगा जब अल्लाह की मर्जी होगी, जब अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। तो जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो मुझे तरक्की मिल जाएगी। मतलब आपका पैशन और प्रोफेशन अलग अलग है, बट आप उसको बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं पैरेलली। जी। तो किसी से बाकायदा सीखा है, क्लासेस ली हैं वैसे? क्लासेस ली हैं, मगर उस लिहाज से नहीं कि मतलब मुझे कोई 3-4 साल नहीं हुए। मतलब एक साल में, वो भी गैप में। अच्छा। मगर ये है कि प्रैक्टिस शुरू से ही थी, खुद से रियाज करना और घर में रियाज करना। और अक्सर मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि यार बस कर दे भाई। तो इतना जो है वो हो जाता है मेरे लिए ना कि सिंगिंग को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है। तो हमजा, आप क्या कर रहे हो? मतलब आप भी सिंगिंग का शौक है या सिर्फ गिटार प्ले करते हो? सिंगिंग को शौक तो शुरू से साथ साथ कैरी ऑन एज अ हॉबी भी, और अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो एज अ प्रोफेशन भी। अच्छा। लेकिन बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी बस फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा हूँ मैं। ओके, तो पैशन अलग है, प्रोफेशन अलग है। जी, बस अनफॉर्चुनेटली अगर पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो क्या ही बात है। ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब, ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है हमारी, जिस तरह आज हमारे पास गेस्ट भी मौजूद है और हम उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते हैं कि आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो एक स्पार्क है, वो आप लोगों ने किस तरह बाहर निकालना है। ऑब्वियसली हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है, शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे जो नौजवान नस्ल आते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे अंदर तो वो जज्बा है, वो कह ले कि स्पार्क है, वो टैलेंट मौजूद होता है, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जाता, हमें बाहर आने का, हमें उस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया जाता। तो अगर वो प्लेटफॉर्म आ जाए और जिस तरह हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर नौजवान नस्ल को बुलाते हैं, उन्हें यहाँ पर बुला के उनसे बात करते हैं, उनका टैलेंट आप तक पहुँचाते हैं, और अगर यही प्रोफेशनली ये चीज़ होना शुरू हो जाए तो जनाब फिर हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं रहेगी। और फिर हम भी जिस तरह बॉलीवुड जो है वो पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर मौसीकी में उबूर हासिल कर चुका है, हम भी कर सकते हैं। हमारे पास टैलेंट जो है ना वो कम नहीं है, नौजवान हमारे इतने टैलेंटेड है, बस कमी है तो जनाब अपॉर्चुनिटी की, प्लेटफॉर्म्स की। अच्छा, ज़्यादातर क्लासिकल में इंटरेस्ट है, जॉनरा क्लासिकल पसंद है, क्या गाते हैं ज़्यादा? जी, क्लासिकल भी और दूसरा भी, मतलब मैं किसी तरह का भी गा सकता हूँ। मतलब मुझे कोई वो रुकावट नहीं है कि मैं इस तरह का नहीं गा सकता। क्या बात है। तो सभी तरीके का मैं गा सकता हूँ। जी, सही। तो जनाब मज़ीद भी बात करेंगे, मज़ीद भी इंशाल्लाह एतज़ाज़ को दोबारा बुलाएंगे, लेकिन वक्त की शॉर्टेज है। एतज़ाज़ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हमज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं बिजली के हवाले से। तो लेस्को के बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तो इस वक्त जारी हैं, पर क्या बिजली चोरी पर काबू पाया जा सका है, ये एक सवाल है। और कैसे इतने लोग हैं जो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं और लाखों की बिजली मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसका सीधा सीधा असर गरीब की जेब पर पड़ता है। और ये हकीकत है कि अब तक बिजली चोरों से 20 करोड़ 17 लाख की रकम चार्ज की जा चुकी है, मगर इन मुफ्तखोरों का क्या, जो अभी तक किसी की नज़र में नहीं आ सके हैं, जो अभी भी छुपे बैठे हैं। और लेस्को पिछले कई रोज से अपना ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, जबकि उसे अभी तक सिर्फ 205 कनेक्शंस ऐसे मिले हैं जो बाकायदा बिजली चोरी में मुलव्वस निकले हैं। और हुकूमत को चाहिए कि वो छुपे चोरों को भी पकड़े और किसी ओहदे या आम आदमी का फ़र्क किए बगैर तमाम मुजरिमान के खिलाफ FIR रजिस्टर ज़रूर की जाए। रीजन में किए जाने वाले जो ऑपरेशन हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चोर घरों के कनेक्शंस को तलाश करें, और वो अफसरान जो बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल में मुजरिमान की मदद करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। तो जनाब, ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है लेस्को की तरफ से, और सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये ऑपरेशन जारी है, मुख्तलिफ शहरों में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, ख़ासतौर पर बिजली चोरों के ख़िलाफ़। तो ये ऑपरेशन कितना कारामद साबित हो रहा है, कितनी रिकवरी की गई है, कितने कनेक्शंस ऐसे जो गैर कानूनी लगाए गए थे उनको पकड़ा जा रहा है, और क्या कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के ख़िलाफ़, कुंडा सिस्टम के खिलाफ खासतौर पर क्या कार्रवाई की जा रही है। फ़हद अमीन हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियोज़ में, उनसे बात करते हैं। फ़हद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हद, जब भी आप आते हैं ना हमारे शो में, तो हमें सबसे पहले अंदाज़ा हो जाता है कि शायद बिजली बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई। लेकिन आज हमने बिजली के हवाले से बात करनी है, लेकिन उन चोरों के खिलाफ बात करनी है जो बिजली चोरी कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन पिछले 1.5 हफ्ते से, मेरे ख्याल से 1.5-2 हफ्ते से जारी है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, शिकंजा जो है वो तंग किया जा रहा है इनके खिलाफ। कितना कारामद साबित हो रहा है ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है? देखिए जी, ये आज 7वां रोज़ है जो प्रॉपर ऑपरेशन शुरू किया गया है बिजली चोरों के खिलाफ। आज 7वां रोज़ है। तो अगर 6 रोज़ की हम बात करें तो 6 रोज़ में तकरीबन कोई 1500 चोर जो है ना, बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं लेस्को रीजन में। लेस्को रीजन बेसिकली लेस्को रीजन में तकरीबन 5 अजला आते हैं, जिसमें लाहौर है, ओकाड़ा, कसूर, ननकाना और शेखुपुरा। ये 5 अजला हैं जो लेस्को रीजन के अंदर आते हैं, यानी कि लेस्को इन सबको डील करती है। तो ये पूरे लेस्को रीजन की मैं बात कर रहा हूँ कि 1500 के करीब जो है वो 1500 तकरीबन चोर पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ 1500? हाँ जी, सिर्फ 1500। अच्छा। 1500 चोर पकड़े जा चुके हैं, और जिन्हें डिटेक्शन बिल जो चार्ज किया है वो तकरीबन 20 करोड़ रुपए तक, 20 करोड़ 17 लाख शायद जो है वो बिल चार्ज किया गया उनको। तो आप देखिए, अगर सिर्फ इसी की बात करें, सिर्फ 1500 की बात करें, वैसे तो बहुत ज़्यादा है अभी, तो ये इसलिए मैं कहती कि सिर्फ 1500। हाँ जी, अभी तो सिर्फ आप कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर जो है ना ये काम किया गया, क्योंकि बिजली चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा लाहौर से आप बाहर निकले तो शादरा से शुरू होकर आगे आप जिस गांव में जाएंगे वहाँ पर बिजली चोर आपको नजर आएंगे जी। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज, फर्नेस मिलों में बिजली चोरी है, और टेक्निकल तरीके से बिजली चोरी की जा रही है। अच्छा, इसमें इन जो ऑपरेशन हैं इनमें ज़्यादा जो पकड़े गए हैं ना, वो घरेलू डोमेस्टिक जिसको कहा जाता है, वो सार्फिन बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। मगर मतलब जिन्होंने घरों के बाद कुंडे डाले हुए, जिन्होंने कुंडे लगाए हैं, ये हमारा वो ना एक, अगर आप देही इलाकों में कहीं चले जाएं, ये 7 करीबी जो सरहदी इलाके हैं, उसके बाद जो आप लाहौर से थोड़ा सा बाहर चले जाएं, शेखुपुरा वाली साइड पे या मरीद के वाली साइड पे, तो वहाँ पर रात के टाइम ज़्यादातर लोग जो है वो ज़राई ट्यूबवेल्स भी उसका क्या नाम है डायरेक्ट सप्लाई से चलाते हैं, और जो घरों के सारे काम है वो रात के टाइम ही होते हैं। जितने भी कपड़े धोने और जो भी मामला चलाने हैं वो रात के टाइम हम तो कहते हैं सुबह के टाइम कर लें, ताकि रात के टाइम जो यूनिट महंगा हो जाता है तो वो ज़्यादा बिजली खर्च ना हो। उनको महंगे से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि वो डायरेक्ट चला लेते हैं। हाँ जी, डायरेक्ट सप्लाई। तो इसको काबू पाने के लिए बहुत एक भरपूर मूव की ज़रूरत है। लेस्को की जानिब से ये मूव चलाई तो गई है, मगर अभी तक इसमें बड़े चोर नहीं पकड़े गए। अच्छा। बड़े चोर से मुराद
इंडस्ट्रीज, बड़े चोर से मुराद वो फैक्ट्रीज वो जो लगाई गई फैक्ट्रीज, हैं। फर्नेस मिलने, जहाँ पर टेक्निकल तरीके से बिजली चोरी होती है। टेक्निकल तरीके से बिजली कैसे चोरी होती है, वो मीटर को सॉफ्टवेयर के जरिए रिवर्स कर लेते हैं या स्लो कर देते हैं। अच्छा, एक दो इक्का दुक्का भी पकड़े गए हैं ये। कल एक जो है वो मतलब पकड़ा गया हमें है। भी तरीका बता दें, फिर हम भी ऐसे सॉफ्टवेयर लेकर आए और रिवर्स करा ले कि हमारे तो इतने हजारों में बिल आ रहे हैं। अगर पूरे 1500 घरों के चोर पकड़े जाएं और सिर्फ एक वो इंडस्ट्री का चोर वो पकड़ा उसके जाए बराबर तो वो उसके बराबर है। यानी कि वो इतनी बिजली चोरी होती है अच्छा। उधर। जितने अगर वो मीटर को रिवर्स कर लेते हैं या मीटर को स्लो कर लेते हैं तो वो 1500 एक तरफ है क्या और बात वो है। अकेला एक तरफ है जो फर्नेस इस्तेमाल करता है। तो ये सूरत हाल है। दूसरा, लेस्को की जानिब से जो है वो अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। अच्छा। और अफसरान में तकरीबन 8 जो है वो, जिनमें 5 एक्सियंस हैं और 2 SDO हैं और 1-2 जो है वो लाइन सुपरिटेंडेंट्स और मीटर रीडर थे, उनको भी सजाएं दी गई हैं। एक्सियंस को ज़रा थोड़ी सी माइनर सजाएं दी गई हैं। किसी की 2 इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी गई है। किसी की एक जो है वो जो बिजली चोरी में मुलव्वस है, एक SDO को उन्होंने मुलाजमत से फारग कर दिया है। अच्छा, ये मेजर पेनल्टी है। तो जो एक्सियंस बिजली चोरी करवाते पकड़े गए हैं, उनको सिर्फ माइनर सी सजाएं, यानी कि किसी की 2 इंक्रीमेंट जो है वो रोक दी गई हैं। और देखें, सज़ा ओहदों के हिसाब से जो है वो नहीं समझ लगती कि इस तरह नहीं दी जानी चाहिए। सज़ा जुर्म के हिसाब से दी जानी चाहिए। अगर एक SDO बिजली चोरी करवाता पकड़ा गया, उसको मुलाजमत से फारिग किया गया, एक एक्सियन पर भी यही इल्ज़ाम है, से उसकी 2 इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी गई हैं बस, जो इंतहाई माइनर है। तो मामलात जो है वो इस जो तरह उसके 2 इंक्रीमेंट जो वो रोके गए हैं, वो बिजली चोरी करके पूरे कर लेंगे। वो उसने कर लिए होंगे। वो कितने उसने इंक्रीमेंट पूरे कर लिए होंगे। तो मामला ये है कि अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताऊं कि बिजली चोरी की सहूलतकारी, अच्छा, ठीक है, वो करते हैं लाइन सुपरिटेंडेंट और लाइनमैन और मीटर रीडर। इनमें से ज़्यादा, सारे नहीं मैं बात कर रहा, जो बिजली चोर हैं वो करते हैं इस तरह। यानी कि हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं, तो यहाँ पर भी काली भेड़ें मौजूद हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भेड़े कम हैं लेकिन काली ज्यादा, भेड़िए ज्यादा हैं। भेड़े कम, क्योंकि इनकी मैन पावर भी तो कम है ना, लेस्को की ऑलरेडी कम है, जो ऑलरेडी कम है उसमें भी काली भेड़े ज्यादा है। हाँ, अच्छा, उसमें अब उसका जो सजेशन यही है कि अगर उसमें वो स्टाफ चेंज किया जाएगा तो बिजली चोरी पे काबू पाया जाएगा। सही, ठीक है। यानी कि अगर एक, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर एक कोई सब डिवीज़न है, जैसे आप कोट अब्दुल मालिक सब डिवीज़न लगा लें या शादरा सब डिवीज़न लगा लें या रावी रोड सब डिवीज़न लगा लें, कोई भी सब डिवीज़न लगा लें, वहाँ पे जो अमला बैठा है, लाइनमैन, मीटर रीडर और लाइन सुपरिटेंडेंट, वो तो पुराने ही बैठे हैं, वो पता नहीं कितने कितने अरसे के बैठे हैं। तो ताल्लुका तो उनके होते हैं। बिल्कुल। अफसर के चेंज होने से फर्क ही कोई नहीं पड़ना। अफसर जो भी आएगा, अब उसको तो नहीं पता, अफसर ने फील्ड में तो जाना ही नहीं। ठीक है ना, वो बहुत कम, कभी चेक कर लिया आगे, चेक कर लिया, कार्रवाई तो उसने डाली ना, जो फील्ड में नीचे वालों ने करनी है। ठीक है ना, और नीचे वाले वही हैं। ये यानी कि अगर आप पुलिस का देख लें तो वही सिस्टम है कि कार्रवाई तो वो डालनी है मुहर्रर ने और नायब मुहर्रर ने और कांस्टेबलों ने। ठीक है ना, तो जो जिन्होंने कार्रवाई करनी है उनको चेंज नहीं किया गया, जो अफसर हैं उनको जो है वो चेंज कर दिया गया। जिन जो पकड़े जा रहे हैं, जो चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, मुलव्वस निकल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या जो है वो की जा रही है? उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं, उन्हें डिटेक्शन बिल चार्ज किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि बिजली चोरी के खिलाफ मूव बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, मूव एक अच्छी बात है, ठीक है, मगर इस मूव को कामयाब करने के लिए जो नीचे वाला स्टाफ है वो चेंज होना जरूरी है, उनको चेंज करना चाहिए। ठीक है, उनकी शफलिंग जरूरी है। ठीक है, अगर उनकी शफलिंग होती है तो ये मूव कामयाब रहेगी। अभी तक 1507 दिन में चोर पकड़े गए हैं, कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी फिगर नहीं है ये। ठीक है ना, क्योंकि ये 1500 तो चीज़ ही कोई नहीं। अगर आप, मैं इतनी बिजली चोरी है कि आपकी सोच होगी। ठीक है, एक तो बिजली चोरी, और ये 4 अजला में से निकले हैं। ये इससे ज्यादा 1500 से ज्यादा तो खाली लाहौर रीजन में देख लें, रीजन में ज्यादा होंगे, एक सर्कल में ज्यादा, वही तो कह रही है, एक सर्कल में ज्यादा होंगे, 1500 से ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि बिजली चोरी से फर्क तो पड़ेगा, हुकूमत को फर्क पड़ेगा, हमारे मुल्क में जो है वो बेहतरी आएगी, यानी कि बिजली के शोबे में। ठीक है, अवाम में को नहीं आएगी, अवाम में बेहतरी नहीं आएगी। अवाम में बेहतरी उस वक्त आएगी जब ओवर बिलिंग खत्म होगी। एग्जैक्टली। ठीक है,
आवाम को हमारे यहाँ पे तो बिजली सरप्लस भी हो जाए तो हमें कोई फायदा नहीं होना। हमें फ़ायदा उस सूरत में होना है अगर ये ओवर बिलिंग ख़त्म हो जाएगी। देखें, मैं आपको सब डिवीजन बता देता हूँ, उसमें जो है वो लाखों यूनिट की ओवर बिलिंग है और इंतज़ामिया को पता है कि अगर हम ओवर बिलिंग ख़त्म कर देते हैं तो हम तो सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। जितनी बिजली जो रही है, अगर एक यूनिट में 2 लाख यूनिट जो है वो महाना या हर जो है वो बिलिंग साइकिल में ओवर बिलिंग चल रही है, तो या जाहिर सी बात है कि उस सर्कल में उस सब डिवीजन में 2 लाख की बिजली चोरी हो रही है, 2 लाख यूनिट की बिजली चोरी हो रही है। ठीक है ना। अगर वो बिजली चोरी रुकेगी तो वो ओवर बिलिंग भी खत्म होनी चाहिए। अगर वो ओवर बिलिंग खत्म होती है तो फायदा है आवाम को। ठीक है ना। अब मैं तो और अच्छा, ओवर बिलिंग होती भी उसको जब बेचारा रेगुलर बिल अदा कर रहा है, यानी कि मैं रेगुलर बिल अदा कर रहा हूँ। ठीक है। और मुझे ही तो मैं कह तो रही हूँ, हम भी वो सॉफ्टवेयर पता कर लेते हैं जो इंडस्ट्री लेवल पर लगाए जाते हैं और मीटर को रिवर्स किया जाता है, फिर हमारे पास भी यही हो सकता है कि एक ऑप्शन आ जाए। अच्छा, वो अब जो ओवर बिलिंग का ही मैं आपको मामला बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा जो है ना वो उसका नुकसान ओवर बिलिंग का, और उसका दूसरा लेस्को को जो नुकसान होता है वो हो जाता है कि इनकी अमाउंट जो है वो डेड डिफॉल्ट में चली जाती है। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बिल अदा नहीं करते, वो कहते हैं हमने इतना बिल नहीं अदा करना, ये हमारे बिलिंग ही नहीं बनती। ठीक है, डिटेक्शन बिल गलत चार्ज कर दिया हमें, हम नहीं अदा करते, और वो डेड डिफॉल्टर में चला जाता है। अब लेस्को ने डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है और तहसीलदार लेवल पर तहसीलदारों को टास्क दे दिया गया है। पंजाब हुकूमत, चूंकि इस मूव में पंजाब हुकूमत जो है वो लेस्को का साथ दे रही है, पुलिस साथ दे रही है और जो है वो खुफिया अदारे साथ दे रहे हैं, तमाम इदारे जो है वो इंटरलिंक्ड है। इस वजह से ये मूव जो है ना वो कुछ बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। वरना तो अगर अकेले लेस्को वाले जाएं तो वो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर मार भी पड़ती है इनको। देखें, ये थोड़े दिन पहले एक्सियन को मार पड़ी है, एक्सियन शालीमार को मार पड़ी है। अच्छा। उससे पहले एक रायमंड में, तो चंद दिन पहले जो है वो रायमंड में एक वाकया है कि लेस्को की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये सारे मामला क्योंकि फहद देखे ना, लोग भी अवेयर हैं कि एक तो चले डोमेस्टिक चोरी हो रही है बिजली की, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी जो भेड़ें हैं, जिस तरह हम इंडस्ट्री की बात करें, हम मिल्स की बात करें, हम ये जो फैक्ट्रीज होती है, यहाँ पर ज़्यादा चोरी हो रही है, इनको तो कोई हाथ ही नहीं डाल रहा। पकड़ी जा रही हैं इक्का दुक्का, यानी कि अगर 500 बिजली जो है वो पकड़े गए हैं कमर्शियल सार्फिन, तो 4 इंडस्ट्रियल, 1 इंडस्ट्री और 5-6 कमर्शियल। अगर 500 पकड़े गए हैं घरेलू सार्फिन, डोमेस्टिक सार्फिन, तो 20-50 जो है कमर्शियल पकड़े गए कमर्शियल और एक इंडस्ट्री, एक या 2 इंडस्ट्री। अच्छा, अब जो तहसीलदारों का जो शुबा है, तहसीलदारों को जो टास्क दिया गया है उसके साथ एक लेस्को का चीफ इंजीनियर लेवल का बंदा भी जो है हर सर्कल में उनके साथ ड्यूटी देगा और उनकी मामलत करेगा। अच्छा, वो उसमें ये सूरत हाल है कि अगर मैं डेड डिफॉल्टर्स की अमाउंट आपको बताऊं तो सिर्फ ईस्टर्न सर्कल के जो 100 डेड डिफॉल्टर्स हैं ना, जिन्होंने अपनी रकम अदा नहीं की, जो उनके ज़िम्मे है, वो 1,88,66,462 रुपये है। और शेखुपुरा सर्कल के जो 100 डिफॉल्टर्स हैं उनके ज़िम्मे लेस्को के 1,08,93,26,861 रुपये हैं। अच्छा। नॉर्दर्न सर्कल के टॉप जो 100 डिफॉल्टर्स हैं उनके ज़िम्मे 66,89,66,768 रुपये जो है वो वाजबात उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। इसी तरह सेंट्रल सर्कल के जो 100 टॉप डिफॉल्टर्स हैं उनमें 15,53,73,000 रुपया है। सदर्न सर्कल के जो है वो उनके ज़िम्मे 24 करोड़ है और ओकाड़ा सर्कल के टॉप 100 16 करोड़ है। कसूर सर्कल के टॉप 100 के ज़िम्मे 32 करोड़ रुपया है। ननकाना सर्कल के टॉप 100 के ज़िम्मे 17 करोड़ है। तो यानी कि अगर आप देखें तो जो ईस्टर्न सर्कल है उसके ज़िम्मे सबसे ज़्यादा है 1,88 करोड़। ठीक है ना जी। और जो शेखुपुरा सर्कल है उसने जो वाजबात वसूल करने हैं वो 1,08 करोड़ रुपये है। अब अरबों रुपए की गेम है, अरबों रुपए की गेम है, ये कोई लाखों रुपए की, हजारों रुपए की गेम नहीं, अरबों रुपए की। ये वाजिबुल अदा हैं जो डेड डिफॉल्टर्स अदा नहीं कर रहे, जिन्होंने जो है फिर तो इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि जो पैसे नहीं दे रहे हैं। और अच्छा, इनके खिलाफ कार्रवाई तो करें, मगर इनको इन्वेस्टिगेट भी करें कि कितने बंदों को ओवर बिलिंग है, कितने बंदों को गलत जो है वो डिटेक्शन बिल चार्ज है। इन्वेस्टिगेट भी करें, इन्वेस्टिगेट करके जो इनके पैसे बनते हैं वो इनसे लें, जो इनके छोड़ने हैं वो उनको छोड़ें।
अब ये तो कोई चक्कर नहीं है कि लेस्को वाले मुझे को 5 लाख रुपया डाल दें और कहें जी वो आपने जमा करवाना ही करवाना है, मैं नहीं करवाता, ठीक है ना, मुझे गलत चार्ज किया गया, मैं नहीं करवाता, ठीक है ना, तो वो दोबारा मुझे आपको कहते फिर हैं लग कि आ जाएगा, वो कहेंगे जी आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो जनाब इतने बड़े लेवल पर ये बिजली चोरी की जा रही है, तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ करें और इन लोगों को ज़रूर पकड़ा जाए और रिकवरी की जाए। हमारे साथ फ़हद अमीन मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़हद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, लेस्को के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं और आज हमने जिस बीमारी के हवाले से बात करनी है उसको कहा जाता है लकवा। और एक ये ऐसी बीमारी है कि इंसान जो है वो मफलूज होकर रह जाता है और जब लकवा होता है तो आपकी जो चेहरे की एक साइड है वो हरकत नहीं कर रही होती है और मुस्कुराना और चेहरे से दीगर जो हम लोग एक्सप्रेशंस देते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और इसकी वजह से इंसान के दिमाग पर भी ऐसा असर पड़ता है कि वो अपने जज्बात और जो ख़यालात है ना वो भी दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता है। और अमूमन कहा जाता है कि चेहरे के एक तरफ ही लकवा होता है जिससे उसकी जो हरकत है वो बंद हो जाती है और चेहरे की स्किन, आँखें, गाल, मुंह के गिर्द जो है ना वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं और जो हमारे जो उज़लात होते हैं वो भी काम करना छोड़ देते हैं और बाज़ औक़ात तो मरीज़ के चेहरे के पट्टे इतने खींच जाते हैं कि पलकें तक बंद नहीं होती हैं और कुछ लोग पैदाइशी तौर पर इस बीमारी का शिकार होते हैं मगर अक्सर औक़ात ये बालिग अफराद को ही होता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि जनाब ये लकवा है क्या, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इससे किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फ़राह सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। डॉक्टर फ़राह, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। डॉक्टर फ़राह, लकवा के हवाले से सबसे पहले तो मुझे बताइए कि लकवा होता क्या है और क्या वजूहात है इसकी? अच्छा, इसमें ये होता है कि जो एसाब होते हैं वो आपको पता है सारे हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो चेहरा भी जिस्म ही के अंदर आता है तो चेहरे के भी कुछ एसाब होते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब चेहरे के आसाब इफ़ेक्ट हो जाते हैं किसी जरासीम की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से तो चेहरे के जो मसल्स हैं या पट्टे जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। और आपको पता है कि हम चेहरे पे बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे, जिस तरह की आँखें हैं, जी जी, आँखों को बंद करना उन पट्टों का काम है। तो जब वो पट्टे इफेक्ट होंगे तो आंखें बंद नहीं हो सकेंगी, जिस साइड के भी पट्टे इफेक्ट होंगे। आमतौर पर लकवा चूंकि एक साइड का होता है तो एक साइड की आंख जो है वो बंद प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं हो सकती है। और आंखों का ये होता है कि जब वो हम पलकों को झपकाते हैं जिसको हम ब्लिंक करना कहते हैं, तो हर ब्लिंक के साथ जो है वो हमारे आंखों के ऊपर जो है वो आंसुओं की एक लेयर आ जाती है और वो आंसुओं की लेयर जो होती है वो नम रखती है आंख को, मॉइस्ट रखती है। अगर वो मॉइस्ट ना रखे तो आपकी आंख खुश्क हो जाएगी और उसके ऊपर अजीब सी फीलिंग्स आपको आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कोई चीज़ रिड़क रही है। अच्छा। आंख के अंदर जैसे मिट्टी चली जाती है वो वाली फीलिंग्स आएंगी, आंख सुर्ख हो जाएगी और उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है आंख का। तो ये चीज़ एक नेचुरल है जो अल्लाह की तरफ से है कि ये ब्लिंकिंग जो हम करते हैं यानी आंखों को झपकना, ये एक नेचुरल चीज़ है। और ये कौन कंट्रोल कर रहा है? पट्टे। और पट्टों को आपके एसाब कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, तो आपके दोनों साइड्स के जो माउथ, ये जो आपके लिप्स हैं, दोनों साइड के जो एंगल्स हैं वो मूव करते हैं। तो अगर एक साइड का जो पट्टा है वो मूव करना छोड़ दे तो आपका मुंह दूसरी तरफ चला जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो वो भी बहुत बुरा लगेगा, नागवार गुजरेगा। तो इसके अलावा ये है कि जब आप चबाते हैं तो उसमें भी दुश्वारी महसूस हो सकती है। जब आपका एक साइड का पट्टा नहीं काम कर रहा तो खाना चबाने में भी आपको जो है वो दुश्वारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेसिकली जो लकवा होता है वो असाब जो कि चेहरे के पट्टों को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो मुतासर होते हैं किसी बीमारी की वजह से। लेकिन मुझे ये बताइए, लकवे में और फॉलेज में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग हैं? नहीं, ये दोनों आम इस्तिलाह में जब हम लेते हैं तो वो लकवा आम तौर पे हम कहते हैं जिसमें सिर्फ चेहरे के पट्टे आपके वीक होते हैं। और जो फालिज होता है उसमें आपके पूरे का पूरा जिस्म का एक हिस्सा वीक होता है, उसके साथ चेहरे के पट्टे भी मुतासर हो सकते हैं फालिज के साथ। लेकिन लकवे को जो आम इस्तिलाह में हम लेते हैं यानी जो आम लोग
जो उसको कंसिडर करते हैं वो सिर्फ चेहरे के पट्टे इसमें लकवे में होते हैं, मतलब सिर्फ effect होते हैं। लकवे में सिर्फ आपका जो चेहरा है वो मुतासिर effect होता है और होता है। उसकी भी एक साइड जो है वो एक side मुतासिर मुतासिर होती होती है, है, बिल्कुल। सिर्फ एक साइड होती है। तो इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? अच्छा, इसकी काफ़ी कॉजेज होती हैं, लेकिन जो आम तौर पे कॉज देखी गई है, जो यंगस्टर्स में देखी गई है, वो ये देखी गई है कि इसकी कोई वजह सामने नहीं आती है और कुछ जो फेस की जो नर्व होती है वो इफेक्ट हो जाती है बाय सम अननोन फैक्टर्स। यानी अभी वो फैक्टर्स हमें नहीं पता कि किस वजह से वो मुतासर होती है। वैसे तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन कॉमन वजह की मैं बात कर रही हूँ कि उसकी वजह नहीं पता अभी तक। अभी तक डायग्नोज नहीं हो पाई अभी है। तक हमें नहीं पता, और उसको ऐसी टर्म को जिसका पता ना हो, हम अपनी जबान में इडियोपैथिक कहते हैं कि हमें नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। लेकिन यंगस्टर्स में ऐसी जो है वो वजह देखने में आई है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी कोई वो डिजीज सामने नहीं आई। वरना और भी बहुत सी डिजीज होती हैं, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है। उसमें आपका वायरल इन्फेक्शन है, अच्छा, आपका जो कान का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वो आपके चेहरे के मसल्स को इफेक्ट करता है। यानी वो आहिस्ता आहिस्ता कान, क्योंकि ये जो नर्व है या ये जो एसाब हैं जो चेहरे को सप्लाई कर रहे हैं, ये ऊपर दिमाग से शुरू हो रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये कान से ट्रेवल करते हुए फिर फेस में आते हैं। तो कान का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो इसको इफेक्ट करेगा। ओके। सेकेंडली, मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पर आपके इस जगह के ऊपर एक ग्लैंड होता है जो कि आपका थूक या लौबे दहन बनाता है। उसका कोई अगर सोजिश हो गई है, वहाँ से भी ये नर्व गुजर रही होती है जो फेस को सप्लाई कर रही होती है, तो वहाँ से वो गुजर रही होती है। तो अगर वो ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाए या उसकी सोजिश हो जाए किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या खुदा ना खास्ता उसकी कोई रसौली हो जाए, यानी ट्यूमर जिसको कहते हैं, तो अगेन ये नर्व इफेक्ट हो सकती है। लेकिन हम जो लकवा जिसको कहते हैं वो आमतौर पे यंग बच्चों में देखने में आया 20 से 30 साल की उम्र में, और उसकी कोई वजह इनमें से नहीं देखी गई, यानी उसकी कोई रीजन नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चे मतलब मेरे पास भी हमारे फैमिली में एक छोटी बच्ची थी, मतलब मैक्सिमम वो 8-9 साल की होगी, और उसने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया था कि उसको कुछ दिन के लिए लकवा हो गया था, उसका मुंह जो था वो टेढ़ा होना शुरू हो गया था। तो कि ये स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से भी होता है? नहीं, ये तो एक मिथ है। मुझे नहीं पता उस बच्ची के बारे में कि वाकई उसको लकवा हुआ था या मुझे नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रेस से कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल या वायरल हो सकता है, कोई रसौली या फालिज का अटैक जो है उसमें भी अलहदा से ये मतलब अलहदा से तो नहीं होगा, लेकिन जिस्म के एक हिस्से की वीकनेस के साथ होगा। तो इसके क्या इनिशियल स्टेजेस पे इसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपको यही बताया कि जो दूसरा सामने बैठने वाला शख्स है वो महसूस करेगा कि ये तो मुंह एक तरफ जा रहा है, और खुद भी आप शीशे में देखकर महसूस कर सकते हैं कि ये क्या मसला हो रहा है। खाने में, बोलने में दुश्वारी आ सकती है। लेकिन क्या एक ही दफा वो आपका मुंह टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, या वो पहले कोई सनसनाहट सी होगी एक साइड पे, कोई खिंचाव सा महसूस होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खिंचाव या सनसनाहट महसूस हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा नहीं भी महसूस हो सकता। आंख बंद करना उस साइड का जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ओके, ठीक है। और वो आंख जो है वो खुली रहेगी। जब आप आंख बंद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंख बंद नहीं होगी, यानी आपका जो आंख का पर्दा है वो नीचे नहीं आएगा, जिसकी वजह से आंख प्रॉपरली बंद नहीं होगी और ड्राई होने के खदशात हैं उसके। तो ऐसी सूरत में ऐसे मरीज को चाहिए कि वो जितनी जल्द हो सके वो डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि इसमें टाइम जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको जल्दी पिक कर लें और इसका इलाज जल्दी शुरू कर दें, यानी विद इन 48 to 72 आवर्स, यानी इससे भी अगर जल्दी शुरू कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि वो मरीज पर मुकम्मल तौर पर ठीक होने के चांसेस हैं उसके। अगर आप इसको डिले करेंगे, यानी आप 3-4 दिनों के बाद आ रहे हैं या 5 दिनों के बाद आ रहे हैं, तो फिर अगर आप दवाई शुरू करवाते हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, और वो जो वीकनेस डेवलप हुई है वो खुदा ना खास्ता मुस्तकिल हो सकती है। नहीं तो ये मरीज काफी अच्छे रिकवर हो जाते हैं अगर वो जल्दी टाइम पर आ जाएं। टाइम पर आने से मेरी मुराद ये है कि 24 से 48 या मैक्सिमम 72 घंटों में अगर वो डॉक्टर से रुजू कर लेते हैं तो इसको बेहतर कंडीशन की जा सकती है इसकी। लेकिन अगर लेट हो जाते हैं तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि उसकी आंख प्रॉपरली बंद नहीं होगी, मुंह जो है उसका मुस्तकिल तौर पे जो है वो टेढ़ा रहेगा, ठीक है, और जो कि जाहिर है ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा। कॉस्मेटिक रीजंस भी हैं, और आंख का तो ये है कि वो डैमेज होने के मतलब मुकम्मल तौर पे फिर आपको ये है कि उसको बैंडेज करके या तो उसको बंद करना पड़ेगा, उस पर कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगानी पड़ेगी, आपकी प्रॉपर आंख ही बंद नहीं हो सकेगी।
तो टाइम जो है ना इज द मनी इन दिस केस। टाइम इज द की। यस, तो उसमें आपने उसको बिल्कुल वो नहीं, पेशेंट को जो है ना, वो ऐसे पेशेंट को ये चाहिए कि फौरन जैसे ही उसको ये अलामात महसूस हो, और उसमें यह है कि एक दवाई हम देते हैं जो आमतौर पे तो हम नहीं देते होते, हम कोशिश यही करते हैं कि हम मरीज को ना दें। स्टीरॉइड्स का आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसके अंदर हमें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, ठीक अच्छा। है, और वो ज़रूरी होते हैं क्योंकि Okay. देखिए क्वैक्स भी स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, लेकिन डॉक्टर और क्वैक के यूज़ करने में फ़र्क ये है कि हमें ये पता है कि हम ये हथियार चला रहे हैं और इसके ये नुकसानात हो सकते हैं और इसके साथ हमने ये दवाई देनी है उन साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए, यानी जो मुज़र असरात स्टीरॉइड्स के होते हैं, जैसे मैदे पर आपके मुज़र असरात होते हैं, जलन और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हड्डियों पे जो है वो मुज़र असरात होते हैं, पोटाशियम की कमी हो जाती है स्टीरॉइड यूज़ करने से। तो हम स्टीरॉइड अगर देते हैं इसके लिए, जिसको बेल्स पाल्जी हम कहते हैं, ये जो लकवा होता है अपनी इस्तेलाह में, तो हम उसके साथ मैदे की दवाई भी लाजमी देंगे। अच्छा, हम उसको कैल्शियम भी देंगे, विटामिन डी भी देंगे, हम उसको पोटाशियम भी देंगे, ठीक है, और हम उसको एक महदूद मुद्दत के लिए देंगे। वो देंगे, ठीक है। क्वैक्स जो है वो उसको बगैर इन चीज़ों के देंगे और महदूद मुद्दत के लिए भी हो सकता है ना दें। और उसके अलावा ये होता है कि इसका तरीका होता है बंद करने का, यानी आपने 3-4 हफ्ते अगर दवाई दी है मरीज को लकवे के लिए, तो 3-4 हफ्ते के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बंद करना होता है अपने डॉक्टर के मशवरे से। ऑब्वियसली ये डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपने इसको किस तरह लेकर चलना है। तो अगर आपको खुदा न खास्ता ऐसा लाहक हो जाती है, बीमारी है, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो आपने क्वैक से बचना है, उन लोगों से बचना है, वो जो नीम हकीम खतरा जान होते हैं, उनसे बचना है और डॉक्टर से रुजू करना है। अच्छा, मुझे बताइए कि इसका टाइम स्पैम कितना होता है? अगर ट्रीटमेंट शुरू भी हो जाता है तो फिर भी कितना टाइम स्पैम होता है? अच्छा, इसमें कुछ महीने लग जाते हैं आपको मुकम्मल तौर पर रिकवर होने में। ओके। और दवाई जब हम शुरू करवाते हैं तो उसके बाद हम मरीज को हदायत करते हैं कि आप 3-4 हफ्ते वेट करें इसका असर शुरू होने में। ओके, सही, मतलब इसका इफेक्ट शुरू होने में। लेकिन प्रॉपर कंप्लीट रिकवरी के लिए आपको 1-2 माह लग सकते हैं, तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है आपने कि आप ये सोचें कि ये तो असर ही नहीं हो रहा। तो 2-3 माह लग सकते हैं और दवाई का असर जो है वो 3-4 हफ्ते में जाहिर होना शुरू हो जाता है, अगर वो टाइमली जो है आप उसको शुरू कर लें। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये है कि दवाई के अलावा चेहरे की फिजियोथेरेपी बाज़ औक़ात जो है वो हेल्प करती है, यानी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि जिस तरह बाकी के जिस्म की अगर वीकनेस हो जाए तो आपको पता है हम वर्जिशें करवाते हैं ताकि वो मसल जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए। बगैर इस्तेमाल के अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करें तो आपको पता है वो भी एक चीज़ बुरी है और वो वीक हो जाता है परमानेंटली। तो इसकी भी एक्सरसाइजेज, अर्ली फिजियोथेरेपी जो है वो हम स्टार्ट करवाते हैं कुछ पेशेंट्स को ताकि वो मसल वीक ना हो जाए ना इस्तेमाल करने की वजह से। इसी तरह आंख की केयर होती है, अगर आंख बंद नहीं हो रही होती किसी मरीज की, कुछ की तो हो जाती है बंद, गुजारा हो जाता है, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी आंख खुली हुई होती है, तो उनके लिए हम फिर उनको ऑइंटमेंट, पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट, आई ऑइंटमेंट लिख के उनको हम कहते हैं कि आप बैंडेज लगाएं फॉर द टाइम बीइंग, मतलब आर्जी तौर पे, क्योंकि जितना टाइम उसको लगना है उतनी देर हम आंख को खुला नहीं छोड़ सकते। इन्फेक्शन और ड्राइनेस, अल्लाह ने एक अच्छा निज़ाम दिया है हमारी आंसुओं की शक्ल में, हमारी आंखों के ब्लिंक करने की शक्ल में, तो वो प्रोटेक्टिव निज़ाम जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो हमने बहाल करना होता है किसी न किसी तरीके से। तो उसमें फिजियोथेरेपी है, ड्रग्स हैं यानी दवाइयाँ हैं, ठीक है, और इसके अलावा आई की केयर है, प्रॉपर केयर है, उसमें ग्लासेस का यूज भी हम करवा सकते हैं मरीज को, ठीक है। लेकिन अच्छी और खुशाइन बात यह है कि मरीज ठीक हो जाता है अगर वो टाइमली आए और वो डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल करे और जो भी उसकी हदायत हैं उसको। और अगर एक बंदे को एक दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में लकवा, तो क्या दोबारा चांसेस हैं कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसकी रीज़न तो हमें पता नहीं चल सकती अभी तक। मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही, किसी को भी समझ नहीं आ रही, लिटरेचर के अंदर जो है इसकी रीज़न अननोन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रीटमेंट जो हम करते हैं मौजूद है, ठीक है, वो उससे पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है। तो हमें इस चीज़ से गर्ज है कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। रीज़न चूंकि नहीं पता, इसलिए प्रिवेंशन यानी बचाव का इसमें कोई वो हम नहीं कर सकते। सिर्फ बचाव यही है कि जितनी जल्द आपको महसूस हो कि कोई खिंचाव हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप फौरी तौर पे मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो फिर हमें डाइट, अच्छा दूसरा डाइट का कितना अमल दखल है? अगर इस खास तौर पर बीमारी में बात करें तो डाइट भी कोई इम्पैक्ट रखती है कि नहीं रखती? अच्छा नहीं, डाइट का, स्ट्रेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कि खुराक का या स्ट्रेस का इससे कोई ताल्लुक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, यंग एज के अंदर जो है इसके ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल, अभी ज्यादा चांसेस हो गए या पहले से ही थे? पहले से ही थे, और इसमें कोई सेक्स का भी नहीं है कि मेल्स को ज्यादा है या फीमेल्स को ज्यादा है। किसी भी सेक्स के इंडिविजुअल को 20 से 30 साल के अंदर जो है वो इसके चांसेस हैं कि ये हो सकता है।
और दूसरा ये कि जिनकी फैमिली में है वो ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। नहीं, ये भी ऐसा भी नहीं ऐसा है? भी कुछ नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री से भी इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। तो ये किसी को भी हो सकती है, और 20 से 30 साल जो है वो इसकी एज है जिसमें ज़्यादा देखने में आई। ज़्यादा जिसकी रेशो जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर वो इंसान को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ख़ास तौर पर? वो तो मैं जिक्र पहले भी कर चुकी हुई हूँ कि उसमें बेहतर ये होता है कि आप ज़्यादा जो है वो फैट और ज़्यादा जो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है, निशास्ता और चिकनी चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम करें। फैट अगर आपने लेनी है तो फैट आप ऐसी लें जो अच्छी फैट है। अब अच्छी फैट कहाँ से आपको आती है? एग योक, ओके, अंडे की जर्दी बहुत अच्छी फैट है। नट्स, अब आप आगे सीजन चेंज हो रहा है तो नट्स के अंदर अच्छी फैट है। आप हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, इन ए डे। तो वो एक बहुत अच्छी फैट आपको मिलेगी, क्योंकि फैट जहाँ नुकसानदेह है वहाँ पे फैट्स जो हैं उसके कुछ फ़ायदे भी हैं जिस्म में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैट से बन रही हैं, तो अगर आप फैट को बिल्कुल निकाल देंगे तो वो भी सही नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में जितनी भी रतूबतें हैं या हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं, वो सारे के सारे फैट से मिलके बन रहे हैं। तो फैट को बिल्कुल माइनस भी नहीं करना, इसीलिए हम कहते हैं ना मुतवाज़न ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें। तो मुतवाज़न ग़िज़ा का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को माइनस कर दें, आप उसको शामिल रखें, ठीक है, लेकिन अच्छी वाली फैट को शामिल रखें। अच्छा, निशास्ता को कम से कम, प्रोटीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोटीन्स किस में है? आपकी गोश्त में, आपकी दालों के अंदर है। लेकिन जो भी प्रोटीन आप लें, आप कोशिश करें कि वो ग्रिल्ड हो, मतलब अगर आप कोई गोश्त ले रहे हैं तो वो ग्रिल्ड या बारबेक्यूड हो, अच्छा, ताकि उसमें ऑयल या फैट, मतलब जो या फ्राइड ना हो। एग्जैक्टली। और इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी सैलड्स का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत। फिर उसके बाद ये है कि आप बजाय इसके कि आप जो है बहुत ज़्यादा गैप दे के खाना खाएं, कि हमारे अक्सर फैमिलीज में ये रिवाज है कि आप 2 टाइम खाना खाते हैं, सुबह के वक्त खाया पेट भर के, उसके बाद शाम को खा तो लिया। ये एक रूटीन अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह होता है कि चूंकि जब गैप ज़्यादा हो जाता है तो भूख ज़्यादा लगती है और ज़्यादा खाया जाता है। इसके बरक्स ये देखने में आया है कि अगर आप थोड़ा खाते रहते हैं तो उससे ये होता है कि आपका जो खुराक की मिकदार जो आप लेते हैं वो कम जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी तो भूख मर गई, हमने ये खा लिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये जितने भी मोटे लोग हैं उनको देने का ये है कि वो भूख को मारें। और वो भूख को किस तरह मारे कि थोड़ा निबल करते रहें, थोड़ा खाते रहें, लेकिन हेल्दी स्नैक्स से। अब वो हेल्दी स्नैक क्या है? वो सैलड हो सकता है, वो वेजिटेबल सैलड हो सकता है, उसको आप मिक्स कर सकते हैं विद फ्रूट। फ्रूट में भी आप ऐसे फ्रूट यूज करें जो कम मिठास वाले हैं, जैसे कि उसमें अंगूर का इस्तेमाल कोशिश करें, आजकल वैसे भी अंगूर का सीजन है। कम से कम करें, कम से कम करना है। ओके, आम का इस्तेमाल कम से कम करें। लेकिन अगर आप फ्रूट चाट या फ्रूट सैलेड बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होगा ही कम, क्योंकि थोड़ी मिकदार में जब आप सारी चीजें डाल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 दाने ही अंगूरों के जाएंगे। या अगर आम आप उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो एक ही आप काश उसकी जो है उसके छोटे पीसेस करके डालेंगे तो वो उसका जायका भी, फ्लेवर भी उसमें आ जाएगा और वो एक हेल्दी आपका जो है वो बन जाएगा। कोशिश ये करें कि ज्यादा सेब, आड़ू, ये चीजें जो है ये कम मिठास वाली हैं, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल ज्यादा करें, उसको वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लें। बीच में आप चिकन के चंक्स भी डाल सकते हैं, उसमें आप लोबिया जो है बॉईल करके वो भी डाल सकते हैं, उसमें आप लाल लोबिया भी यूज कर सकते हैं, कोई भी लोबिया, चनों का इस्तेमाल भी वो बॉईल करके आप खा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड हेल्दी स्नैक जो थोड़ा आप निबल करते रहें। आप घर में बना के उसमें फ्रिज में रख लें, या जो जॉब्स पे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपने मुनासिब एक डाइट लेनी है जिसकी वजह से में आप डाल के रख लें कि आपकी जो है ना सेहत अच्छी रहे और इन तमाम तर बीमारियों से जो है ना आप दूर रहे। हमारे साथ डॉक्टर फराह सादिक मौजूद थी। डॉक्टर फराह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। लकवे के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि होता क्या है, तो इस पे मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।